एमेंडा वॉलर किस तरह से जेल के कुछ कैदियों को, जिनके अंदर अलग अलग पावर्स होती हैं, उनकी एक टीम बनाती है जिसका नाम रखती है टास्क फोर्स एक्स, जिसे सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है। वो सुसाइड स्क्वाड इसलिए बनाती है ताकि वो मुश्किल से मुश्किल मिशंस को आसानी से पूरा कर दे और बदले में इन कैदियों की सजा को 10 साल कम कर दे। वो 7 नाम के एक कैदी के पास जाती है जिसका निशाना बहुत तेज होता है। वो उसे सुसाइड स्क्वाड टीम में शामिल कर लेती है, पर मिशन पर भेजने से पहले वो उसके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाती है ताकि वो उसे धोखा देने की या भागने की कोशिश करे तो वो इसे ब्लास्ट करके उसे मार दे। अब 7 को कर्नल रिक फ्लैग, जो कि सुसाइड स्क्वाड टीम का लीडर है, और बाकी उन कैदियों से मिलवाया जाता है जो सुसाइड स्क्वाड टीम के सदस्य हैं। एमेंडा वॉलर पूरी टीम को उनके मिशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि अमेरिका के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोर्टो मोल्टीज। यहाँ पर पिछले 100 सालों से हरेरा फैमिली का राज था, जिससे अमेरिका को कोई भी खतरा नहीं था। पर एक हफ्ते पहले जनरल ल्यूना ने गैर कानूनी तरीके से पूरी हरेरा फैमिली को बरवाकर पूरे द्वीप पर सरकार पर अपना कब्जा कर लिया। हरेरा फैमिली अमेरिका के खिलाफ नहीं थी, पर ल्यूना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बर्बादी चाहता है। इसी द्वीप पर एक वैज्ञानिक निरीक्षण केंद्र है जिसका नाम है योथनहाइम। यहाँ पर साइंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक एलियन प्रोजेक्ट है जिससे न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। तुम सबको योथनहाइम के अंदर जाना है और वहाँ पर हर एक चीज को नष्ट कर देना है। अब ये पूरी की पूरी टीम कोर्टो मोल्टीज द्वीप की ओर निकल पड़ती है। यहाँ पर इनकी टीम में एक क्रिएचर भी होता है जिसका नाम होता है विजल। कोर्टो मोल्टीज द्वीप के ऊपर पहुँचने के बाद ये एक एक करके सब पानी में कूदते हैं, और जब विजल पानी में कूदता है तो सबको पता चलता है कि उसे तैरना नहीं आता और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पर वो सभी अपने वेपन्स को लोड करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक गार्ड दुश्मन का खबरी था। इसका मतलब उसने उन सभी को धोखा दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स उनका पहले से वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोल्जर्स सबसे पहले उसी को ही मार देते हैं। एमेंडा उन्हें कहते हैं कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। टीडी के अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि उनके किसी भी काम नहीं आती, और एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। 7 इस तरह सभी को मरते देख डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। एमेंडा उसे वार्न करती है कि तुम अगर मिशन छोड़ भी गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता। इसीलिए एमेंडा उसके सिर में लगे बम को एक्टिवेट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वो एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। जेवलिन मरते वक्त अपने भाले को हार्ली क्विन को दे देता है, और अब उनकी टीम के अंदर सिर्फ हार्ली क्विन और रिक फ्लैग ही बचे थे। लेकिन यहाँ पर एमेंडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी जो उस आइलैंड के दूसरे किनारे से एंटर करते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग थे: ब्लड स्पॉट, पीसमेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। ब्लड स्पॉट काफी अच्छा इंसान था, वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन एमेंडा ने उसके बेटे को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन किंग शार्क वादा करता है कि वो अपनी टीम को नहीं खाएगा। एमेंडा उन्हें बताती है कि रिच फ्लैग को दुश्मन ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें उसे बचाना होगा। वो दुश्मन के कैंप में जाते हैं और शार्क सभी को खाने लगता है। पीस मेकर और ब्लड शॉट तो एक दूसरे से लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वो उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो रिक की मदद कर रहे थे। और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं पर इनकी मुलाकात सूल चोरिया से भी होती है, जो कि रेबल ग्रुप की लीडर होती है, और वो इन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तब रिक आगे आता है और उसे बताता है कि छोड़ दो, जो हुआ उसे जाने दो, वो लोग अब मर चुके हैं, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारे और हमारे दुश्मन एक ही हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर योटनहाइम पर हमला कर दें। अब यहाँ पर नरेटिंग वॉइस ने एक छोटी सी बैक स्टोरी भी चलती जाती है, और ये बताया जाता है कि कोर्टो मोल्टीज पर एक टाइम पर शासन किया करती थी हरेरा फैमिली, मगर उस पूरी फैमिली के हर एक सदस्य को मार डाला था जनरल लूना ने, क्योंकि वो कोर्टो मोल्टीज पर अपना राज करना चाहता था। जहाँ पर जनरल लूना का राइट हैंड होता है मार्टियो स्वारेज। इस कहानी का एक विलन भी है जिसका नाम है द थिंकर, जो कि बेसिकली गंजा है और उसके दिमाग पर छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स फिट हैं, और ये सारे के सारे
ट्रांसमीटर उसे ज्यादा सोचने में मदद करते हैं, और इसका काम है प्रोजेक्ट स्टारफिश का ध्यान रखना। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब हमारे ये द थिंकर स्पेस नंबर 3 के साथ गए थे तो वहीं पर उन्हें स्पीशीज एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी यानी कि यही छोटी स्टारफिश मगर वो लोगों की कॉन्शियसनेस पर जिया करते थे, और देखते देखते इसका जब साइज बड़ा होने लगा तो यहाँ पर जनरल लूना ने योटनहाइम के अंदर भी बहुत ही बड़ी प्रिजन बनाई जिसका कमांड अब संभला दिया गया द थिंकर को। वहीं दूसरी तरफ एक और छोटी टीम आकर हार्ली क्विन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, पर उसे पूरी तरीके से तैयार करके जनरल लूना के सामने लाया जाता है। और दरअसल हार्ली क्विन के क्रिमिनल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो अमेरिका की दुश्मन है, और जो अमेरिका की दुश्मन है वो इन लोगों की दोस्त है। लूना उससे बहुत अच्छे से बात करता है। पूरा दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक ही दिन में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हार्ली क्विन भी सपनों की दुनिया में खो जाती है और वो कहती है कि अब मेरा नया नाम होगा हार्ली ल्यूना। यहाँ पर ल्यूना उसे बताता है कि यहाँ पर योटनहाइम जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा दानव है, और अब मेरे प्रेसिडेंट होने पर जिसे भी शक है या जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसके खानदान के बच्चों, बूढ़ों और बड़ों को स्टारफिश के हवाले कर दूंगा जो योटनहाइम के अंदर है। तभी ल्यूना को एक गोली लगती है और ये गोली चलाई होती है हार्ली क्विन ने। हार्ली क्विन कहती है कि हाल ही में मैंने फैसला किया था कि जब भी मैं कोई नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो मैं उसके लक्षणों पर ध्यान दूंगी। बच्चों को मारना अच्छे लक्षण नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। अब यहाँ पर ल्यूना की आर्मी आ जाती है, लेकिन हार्ली क्विन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वो सभी को मारकर बाहर टैक्सी में बैठ जाती है। तभी वो टैक्सी के मिरर में देखती है कि कर्नल फ्लिक पीछे से भाग रहा है। दरअसल कर्नल फ्लिक और उसकी पूरी की पूरी जो टीम होती है यहाँ पर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब यहाँ पर हार्ली क्विन को बचाने के लिए आए हैं। तभी पीछे से हार्ली क्विन आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए। हार्ली क्विन इससे बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मैं दोबारा बिल्डिंग में चली जाती हूँ ताकि तुम मुझे बचा लो। रिक फ्लैग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये स्टारफिश प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थिंकर को भी अगवा कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमें बिल्डिंग के अंदर ले जाओगे ताकि हम बिल्डिंग के अंदर घुसकर पूरी बिल्डिंग में बारूद लगाकर इस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दें। इसके बाद प्लान के मुताबिक योटनहाइम बिल्डिंग की लैब में पहुंच जाते हैं जहां ब्लड स्पोर्ट, पीस मेकर और शार्क बिल्डिंग में बम लगाते हैं और बाकी बचे हुए लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें लैब के अंदर लाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टारफिश लोगों के चेहरे पर चिपके हुए हैं और ह्यूमंस की बॉडी पार्ट्स को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था, लेकिन वो लोग अपने देश के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड पर उस एलियन को भेज दिया और सीक्रेटली उसे फंडिंग देते रहे। इसका मतलब ये था कि इन सभी एक्सपेरिमेंट में अमेरिका भी इन्वॉल्व था और अमेंडा इस सच को बाहर आने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये पूरा मिशन तैयार किया। जब रिक फ्लैग को पता चलता है कि उनके देश अमेरिका ने इतने सारे लोगों की जान दी तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस सच्चाई को पूरी दुनिया को बताएगा। वो कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ पर पीस मेकर आता है जो रिक के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा ने उसे लैब के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। लेकिन अब क्योंकि रिक फ्लैग और रेड कैचर को सच्चाई का पता है, इसलिए पीस मेकर को उन दोनों को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम किंग शार्क को देखते हैं जो कि एक बड़े से फिश टैंक के अंदर जेलीफिश देखता है। वो जेलीफिश देखने में बहुत ही प्यारी थी, इसलिए वो उनके साथ खेलने लगता है। उन्हें मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया था। हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट लैब के ऑफिस के अंदर छिप जाते हैं, पर सोल्जर उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उनकी फायरिंग से पहले ही डॉटमैन उनके ऊपर एक्सप्लोजिव फेंक देता है, लेकिन वो बाय मिस्टेक उनके बिल्डिंग में लगाए गए बम से कोलाइड कर जाता है और एक के बाद एक एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है। किंग शार्क जिस फिश टैंक के सामने खड़ा था वो ब्रेक हो जाता है और वो मछली के साथ बहता हुआ अपने मेंबर्स के पास आ जाता है, पर हम देखते हैं कि फिशेस काफी खतरनाक थी। वो सभी मिलकर किंग शार्क को काटने लगती हैं और वो इंजर्ड होकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल चुका था। ऊपर से सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर उसे गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता और वो उन सभी को खाने लगता है। पीस मेकर रिक को शूट करने ही वाला था, लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और वो सभी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से वो स्टारफिश आजाद हो जाती है और उस साइंटिस्ट को मार डालती है। रिक और पीस मेकर की बहुत एपिक फाइट होती है जिसमें रिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पीस मेकर उसके दिल पर एक नुकीले पत्थर से वार कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो देखता है कि रेड कैचर यानी वो लड़की हार्ड ड्राइव को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है और दूसरी तरफ हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट ऊपर अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। पीस मेकर उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लड स्पॉट ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ पर पीस मेकर था
वो देखता है कि पीस मेकर रैट कैचर को मारने ही वाला था, इसलिए वो उसके ऊपर फायरिंग करता है। पीस मेकर भी उसके ऊपर फायरिंग आता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट साइज में छोटी होती है, जो उसके बुलेट से पास होते हुए पीस मेकर की गले में लगती है और वो मारा जाता है। कि काफी बड़ा स्टार फिश होता है और वह पूरे क्वार्टर माल्टीज के ऊपर अपने बड़े बड़े पैर रखकर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म करने लगता है। तो यहाँ पर उसे रोकने के लिए पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर 2, हार्ली क्वीन और साथ ही ब्लड स्पॉट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि आखिर अगर वो वहाँ पर तबाही मचा रहा है तो बचाने दो, इससे होगा ये कि अमेरिका का दुश्मन खत्म हो जाएगा। मगर वहाँ बैठी उसकी टीम इस बात से सहमत नहीं होती है, इसीलिए वो लोग अमेंडा वॉलर को ही सर पे डंडा मारकर चुप बैठा देते हैं। और फिर यहाँ पर ब्लड स्पॉट अपनी बॉडी के पूरी जैकेट सूट के अंदर जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे एक बड़ी गन बनाकर उस बड़े से स्टार फिश पर धड़ाधड़ शूट करने लगता है। वहीं पर एक छत से भागती हुई हार्ली क्वीन अपने हाथ में जैवलिन लेकर सीधा उसकी आंख में कूद जाती है और उसे फोड़कर बिल्कुल अंधा बना देती है, जहाँ पर उसकी मदद किंग शॉट भी करता है। मगर जब वो कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाता था, वहाँ पर पोल्का डॉट मैन अपने काफी सारी पोल्कास निकालकर स्टार फिश का एक टांग काट देता है। लोगों की ही पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके वापस से अपने आप को रिहील कर लिया और अब फाइनली इसके सामने आती है रैट कैचर 2। उसका नाम रैट कैचर 2 इसीलिए होता है क्योंकि इसके पिता का नाम होता है रैट कैचर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि सभी चूहों को अट्रैक्ट कर सकता था। और अब देखते ही देखते अपने पिता के दिए हुए गैजेट की मदद से वहाँ पर रैट कैचर 2 बहुत सारे चूहों को बुला लेती है और वो सारे चूहे मिलकर उस बड़े से स्टार फिश के ऊपर कूद पड़ते हैं और इसी के साथ ही कितने बड़े स्टार फिश का सर्वनाश हो जाता है। पर वो सभी रिक और डॉट मैन को याद करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। अमेंडा उन्हें कॉल करती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। ब्लड स्पॉट उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पब्लिक कर दूंगा और सभी को अमेरिका का असली चेहरा दिख जाएगा। वो उसे डील करता है कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे और बदले में तुम किसी को भी नहीं मारोगी। अमेंडा उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। इस मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वीवर, जो स्टार्टिंग में पानी के अंदर डूब के मर गया था, वो अभी तक जिंदा है।